Okay. Changing traditions, the three orders, changing cultural traditions, confrontation of cultures. Changing traditions. We have seen how, by the 9th century, large parts of Asia witnessed the growth and the expansion of great empires and nomadics and based on well-developed cities and trading networks that centered on them. हमने अभी तक पढ़ा है कि 9th सेंचुरी के अंदर 9th सेंचुरी के अंदर लार्ज पार्ट्स जो थे एशिया के उन्होंने विटनेस करी कैसे उन्होंने देखा है ग्रोथ और एक्सपेंशन देखा है ग्रेट एम्पायर्स का कुछ उनमें से नोमैटिक थे कुछ उनमें से वेल डेवलप्ड सिटीज थी और कुछ थे ट्रेडिंग नेटवर्क्स जो सब उनके ऊपर सेंटर थे बेस्ड थे द डिफरेंस बिटवीन द मैकेडोनियन Roman and Arab empires and the ones that preceded them, the Egyptian, Assyrian, Chinese, Mauryan, was that they covered greater areas of the territory and were continental or transcontinental in nature. हमने पढ़ा है और देखा है कि जैसे अब ये यहाँ पे नाम दिए जा रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स जो थे डिफरेंस जो था मैसेडोनियन और रोमन और अरब एम्पायर्स के बीच में ठीक है और कुछ जो थे जो उनके प्रीसीडेड यानी उनको फॉलो कर रहे थे वो थे इजिप्शियन एसिडियन चाइनीज और मॉरियन और वाज दैट दे कवर्ड ग्रेटर एरियाज और उनके एरियाज जो थे टेरिटरी के यानी कि बहुत पहले वे एक्सपेंडेड थे कुछ थे कॉन्टिनेंटल और कुछ थे ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेचर में मंगोल एम्पायर वो सिमिलर मंगोल एम्पायर जो वो भी सिमिलर था. This is all the intro of the chapter. Different cultural encounters were crucial to what they took place. Different cultures थे सबके और वो बहुत ही different थे जो भी वहाँ पे हो रहे थे. The arrival of empires was almost always sudden. जो empires का arrival होता था यानी कि जो भी empires पावर में आते थे वो एकदम से होता था. But they were almost always a result of changes that had been taking place over a long time in the core of what would become an empire. लेकिन जब वो पावर में आते थे वो तो एकदम होता था लेकिन ये जो रिजल्ट होता था एकदम चेंजेस का वो काफ़ी समय से चल रही प्रोसेस के ऊपर होता था जो उनके कोर यानी कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखा जाए तो वो इन चीज़ों को लेकर के एक एम्पायर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद में एकदम सडन चेंज लाते थे पावर में आते थे. Traditions in world history could change in different ways in Western Europe during the period from the 9th to the 7th centuries. ट्रेडिशंस जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के वो चेंज होते रहे डिफरेंट वेज में डिफरेंट कल्चर्स आते रहे वेस्टर्न यूरोप इन द वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड 9th से 7th सेंचुरी के बीच में मच दैट वी कनेक्ट विद मॉडर्न टाइम्स इवॉल्व्ड स्लोली और मॉडर्न टाइम्स के अंदर यानी कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर 9th से 7th सेंचुरी के बीच में कई ज़्यादा इवॉल्वमेंट हुआ है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज based on experiment rather than religious belief. अब इनके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है कि ये भी religious beliefs को तो मानते ही थे उस समय में भी तो ये क्या कर रहे थे कि अब एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ा रहे थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना कि रिलीजियस बिलीफ को सीरियस थॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट और इनका ऑर्गेनाइज करना गवर्नमेंट वो भी एक सीरियस थॉट था उस समय एक सीरियस पॉइंट था विद अटेंशन टू द क्रिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज पार्लियामेंट्स एंड डिफरेंट कोड्स ऑफ लॉ. अब अटेंशन दिया जा रहा था क्रिएट करने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए पार्लियामेंट्स के लिए और डिफरेंट कोड्स ऑफ लॉ यानी लॉ एंड ऑर्डर को भी ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे. इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में उसको भी ये इम्प्रूव करना चाह रहे थे उसके लिए भी ये मेजर्स ले रहे थे रेलेवेंट. The consequences of these changes could be felt with great force outside Europe. अब इसके consequences जो है वो बाहर यूरोप के बाहर भी जो है वो महसूस किए जा रहे थे. Obviously बात है अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल assume that कि इंडिया जो है बहुत ही अच्छा कर रहा है टेक्नोलॉजिकल बेसिस में तो उसके बाहर के जो नेशंस है वो भी उस चीज़ को देखते हुए एक्टिव हो जाएंगे वो भी अपनी टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा था. As we have seen by the 5th century, the Roman Empire in the West has disintegrated. हमने देखा है 5th century में Roman Empire जो है वो disintegrated यानी पूरा बिखर गया था. In Western and the Central Europe, the remains of the Roman Empire were slowly adapted to the administrative requirements and needs of tribes that had established kingdoms there. और हमने ये भी देखा है कि Western और Central Europe के अंदर जो बचा Roman Empire था ठीक है उसके remains जो बची कुची उनकी कल्चर था उसको अडेप्ट किया जा रहा था ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा था नीड्स जो थी ट्राइब्स की उनको स्टैब्लिश किया जा रहा था एज एन किंगडम के तौर पे ट्राइब्स जो थी उनको किंगडम्स के तौर पे स्टैब्लिश कर रहे थे. हाउ एवर अर्बन सेंटर्स वर स्मॉलर इन वेस्टर्न यूरोप देन फर्दर ईस्ट लेकिन जो अर्बन सेंटर्स थे वो छोटे थे वेस्टर्न यूरोप में देखा जाए कंपैरेटिवली ईस्ट के.
By the 9th century, the commercial and urban centers, Aix, London, Rome, Siena, though small, could not be dismissed. भले ये 9th century में अगर हम देखें कमर्शियल और अर्बन सेंटर्स जैसे कि एक्स, लंदन, रोम, सिएना जो है भले ही छोटे थे लेकिन इनको आप बिल्कुल पूरी तरीके से डिसमिस नहीं कर सकते थे बिकॉज दे वर वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स नॉट रूरल सेंटर्स. From the 9th to 11th centuries, there were major developments in the countryside in Western Europe. अगर हम देखें तरीके से तो 9th century से 11th century के अंदर major developments हुए हैं countryside में Western Europe के. Can anyone tell me this the meaning of this countryside? Anyone? You can use that chat option as well. कंट्री साइड में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ था वेस्टर्न यूरोप के. कहने का क्या मतलब है यहाँ पर बच्चों? मैम विलेज. वेरी गुड. किसने आंसर दिया? कैन आई प्लीज नो योर नेम? नीलम. वेरी गुड. या कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज. अब वेस्टर्न यूरोप के विलेज एरिया में भी जो है डेवलपमेंट मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे 9 से 11 सेंचुरी के बीच में. द चर्च एंड द रॉयल गवर्नमेंट डेवलप्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन इंस्टीट्यूशंस विद द कस्टमरी रूल्स ऑफ ट्राइब्स. अब चर्च और रॉयल गवर्नमेंट जो इन्होंने एक कॉम्बिनेशन लिया था रोमन इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, जिसके अंदर रूल्स जो थे वो ट्राइब्स के भी इन्होंने इंक्लूड करे थे. फाइनेस्ट एग्जांपल जो है एम्पायर ऑफ चार्लमेगने इन वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th सेंचुरी. इसका फाइनेस्ट एग्जांपल कौन सा है इस चीज का जो उन्होंने ली थी? वो है ये चार्लमेगने. ठीक है, वेस्टर्न में और सेंट्रल यूरोप में शुरू हुआ था जो 9th सेंचुरी के अंदर. Even after its rapid collapse, urban centers and trading networks persisted, albeit, albeit under the heavy attack from Hungarians and Vikings and others. अब इवन आफ्टर इट्स इतना इन्होंने सही करने के बाद में भी इनका रैपिड कोलैप्स यानी कि ये काफ़ी उनका डिसइंटीग्रेट हुआ था, चीज़ें जो है बहुत ही खराब हुई थी. क्यों? क्योंकि अर्बन सेंटर्स और ट्रेडिंग नेटवर्क जो थे वो चल रहे थे लेकिन अल्बर्ट ने हेवी अटैक किया था हंगेरियंस, वाइकिंग्स और दूसरों पर. What happened was called feudalism. क्या हुआ था समय जिसको बोला गया feudalism? Feudalism was marked by agricultural production around castles and manor houses. Feudalism जो है मार्क किया गया था agricultural production जो castles के चारों तरफ थे और manor houses जो थे where the lords of the manor possessed land that was cultivated by peasants who pledged them loyalty, goods and services. और ये सब feudalism मार्क किया गया था जो कासल के चारों तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था और जो मैनर हाउसेस होते थे जहाँ पे कौन लोग काम करते थे? पीजेंट्स काम करते थे जो प्लेज यानी कि प्लेज लेते थे कि वो लॉयल रहेंगे और गुड्स और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे उनके आसपास. These lords in turn pledged their loyalty to greater lords who were vassals of the kings. अब ये जो lords थे ये इनके जो lords थे जिनको ये प्लेज कर रहे थे peasants, वो लॉर्ड्स जो हैं वो और प्लेज ले रहे थे किनके? उनके जो लॉर्ड हुआ करते थे वेसल्स ऑफ किंग्स. ठीक है. The Catholic Church, centered on the papacy, supported this state of affairs and itself possesses land. अब कैथोलिक चर्च जो है वो भी इस चीज को स्टेट ऑफ अफेयर्स को सपोर्ट कर रहे थे और उनके पास भी लैंड हुआ करता था. possesses यानी कि हक हुआ करता था उनका भी एक प्रॉपर लैंड का. In a world where uncertainties of life, poor sense of medicine and low life expectancy were common, the church showed people how to behave so that the life after that at least would be tolerable. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ल्ड जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटीज थी लाइफ को लेकर के, पुअर सेंस था, मेडिसिन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी यानी कि ज़्यादा लोग जीते भी नहीं थे, बहुत ही कॉमन था. चर्च जो है लोगों को दिखा रहा था कि कैसे उनको बिहेव करना है लाइफ जो होती है उसके मतलब उनको लाइफ में कैसे बिहेव करना है क्योंकि उनके डेथ जब हो जाएगी तब उनकी लाइफ जो है वो टॉलरेबल होगी या नहीं होगी. कहने का मतलब ये है कि उनको अपने कर्म जो है उस तरीके से उनको एक प्रॉपर डिसेंट लाइफ जीना वो सिखा रहे थे जिससे उनके मृत्यु के बाद में उनको एक salvation मिल सके. Monasteries were created where God-fearing people could devote themselves to service of God in the way Catholic churchmen thought fit. Monasteries जो है क्रिएट की जा रही थी जहाँ पे monks रहते थे, ठीक है, जहाँ से भगवान से डरने वाले लोग, God-fearing people, ठीक है, could devote themselves to the service of God.
जो भगवान की भक्ति कर सकें, ठीक है, और सर्विस दे सकें। इस तरीके से इन द वे कैथलिक चर्चमैन थॉट फिट कि जितना कैथलिक चर्चमैन को लगता था कि वो फिट होनी चाहिए, उस तरीके से उन लोगों को वहाँ पर मिस्ट्रीज में भी रखा जाए। Equally, churches were part of a network of scholarship that went from Muslim states of Spain to Byzantium, and they provided the petty kings of Europe with a sense of opulence of the eastern Mediterranean and beyond. अब क्या हो रहा था, इक्वली चर्च जो है वो भी पार्ट कर रहा था, इस तरह की स्कॉलरशिप दे रहा था वो भी, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये मुस्लिम स्टेट्स जैसे कि जो थी स्पेन की मुस्लिम स्टेट्स थी वहाँ पे भी जा रही थी, बाइजेंटियन जो जगह थी वहाँ पे भी उसके भी कुछ हिस्सों में जा रही थी। और ये किंग्स जो हैं यूरोप के, जिनको बहुत ज़रूरी थी समझ की उस ईस्टर्न मेडिटेरियन और तक पहुँच रही थी ये चीज़, और उसके आगे भी पहुँच रही थी। सो we completed this. We will complete this para also. The influence of commerce in towns in the feudal order came to evolve and change, encouraged by Mediterranean entrepreneurs in the Venice and Genoa from the 12th century. अब influence जो हुआ था यानी असर पड़ रहा था कॉमर्स का और टाउन्स का फ्यूडल ऑर्डर के तौर पे, जो इवॉल्व हो रहा था, कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा था, उसने इनकरेज किया मेडिटेरेनियन एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको, वेनिस और जिनोवा के। और ये सब हुआ था 12th सेंचुरी के अंदर। Their ships carried on a growing trade with Muslim states and the remains of the Roman Empire in the east. अब इनके ships जो थे एंटरप्रेन्योर्स के वो लेकर के जा रहे थे ट्रेड के लिए कहाँ, मुस्लिम स्टेट्स तक, और जो रोमन के रिमेन्स जो थे रोमन एम्पायर्स के ईस्ट में वहाँ तक, यानी कि अब ट्रेडिंग भी जो है वो शुरू हो रही थी। Attracted by the lure of wealth in these areas and inspired by the idea of freeing holy places associated with Christ from Muslims. अब lure of wealth यानी कि उनको ये जो वेल्थ मिल रही थी, यानी कि जो उनको पैसा मिल रहा था इन एरियाज में, जो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही थी, वो उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और इससे इंस्पायर हुआ आइडिया होली प्लेसेस को फ्री करने का, ठीक है, एसोसिएटेड विद क्राइस्ट फ्रॉम मुस्लिम्स। क्राइस्ट वाली जो चर्चेस जो थे उनको मुस्लिम्स से फ्री करने का, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम स्टेट्स में तो वही रूल करेंगे ना। यूरोपियन किंग्स रीइंफोर्स्ड लिंक्स अक्रॉस द मेडिटेरेनियन ड्यूरिंग द क्रूसेड्स, और यूरोपियन किंग्स जो थे उन्होंने अपने रीइंफोर्स करे लिंक्स डाले कहाँ, मेडिटेरियन में, जब ये क्रूसेड्स चल रहे थे, जो ये चल रहा था पूरा प्रोसीजर तब। ट्रेड within Europe improved centered on favors and the port cities of Baltic Sea and the North Sea and stimulated by a growing population. Trade जो है यूरोप में वो improve हो रहा था सारी पोर्ट सिटीज में, कहाँ के, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी में, जो एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी। So that's all for the today. We only have 2 minutes left. Oh, only 1 minute left. We'll talk tomorrow, same time, same class. So if you have any problem, you can conjure up and you can ask me in tomorrow's session.